हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 4 पहाड़ी चित्रकला को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहाड़ी चित्रकला का तात्पर्य है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली चित्रकला। इसे हम पढ़ेंगे पहाड़ी शैली हिमाचल पंजाब क्षेत्र में उन्नत एवं विकसित चित्र शैली है जिसका विकास 18वीं से 20वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं के संरक्षण में हुआ। अब ये हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि 18वीं और 20वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं के संरक्षण में पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल पंजाब और जम्मू में विकसित चित्र शैली को पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में वह कौन कौन से स्थान हैं जहां पर पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। तो ये पहाड़ी शैली के जो केंद्र हैं उसमें है बसोहली, कुल्लू, गुलेर, नूरपुर और कांगड़ा। ये सभी जो स्थान हैं इन स्थानों पे जो चित्र शैली का विकास हुआ वो पहाड़ी शैली की सारी उप शैलियाँ हैं, जैसे बसोहली शैली, कुल्लू शैली, गुलेर शैली, नूरपुर शैली और कांगड़ा शैली। इस अध्याय में हम मात्र 2 शैलियों को पढ़ेंगे, बसोहली और कांगड़ा, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो आपका जो सिलेबस है उसमें 2 ही चित्र शैलियों का उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में पहाड़ी शैली का उल्लेख किया है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 2 तरह की शैलियों का वर्णन किया है। पहला है राजस्थानी शैली और दूसरा है पहाड़ी शैली। दोनों ही शैलियाँ राजपूत राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई। जो शैली राजस्थान में विकसित हुई उसे राजस्थानी शैली और जो शैली पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित हुई उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। अब पहाड़ी शैली की प्रमुख शैली कांगड़ा शैली है। जैसा कि हमने अभी पहले पूर्व में देखा कि बहुत सारे केंद्र हैं, परंतु कांगड़ा शैली को बहुत ही सुंदर तरीके से विकसित किया गया। उसके कारण भी आगे मैं बताती हूँ कि कांगड़ा शैली के चित्रकार मुख्यतः गुलेर से ही कांगड़ा आए थे। एक गुलेर नामक एक अन्य स्थान अन्य केंद्र है, वहाँ के जो चित्रकार है वो कांगड़ा आ गए थे। उनका कांगड़ा आने का प्रमुख कारण गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह का निधन होने के उपरांत वहां के चित्रकारों को अनुकूल वातावरण न मिलना एवं कांगड़ा के राजा संसार चंद्र का चित्रकारों को आश्रय देना रहा। इस तरीके से विद्यार्थियों देखेंगे कि जो गुलेर जो स्थान है वहाँ पे राजा थे गोवर्धन सिंह। उन्होंने चित्रकारों को आश्रय दे रखा था, चित्रकारों को प्रोत्साहन देते थे। इस वजह से गुलेर में बहुत सुंदर चित्रकारी होती थी। परंतु गोवर्धन सिंह का निधन हो गया और वहाँ पर गुलेर में चित्रकारों को आश्रय देने वाला कोई राजा ही नहीं बचा। और कांगड़ा जो स्थान है वहाँ पे राजा संसार चंद थे, वो चित्रकारों को आश्रय भी देते थे, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में धन भी देते थे। इसीलिए गुलेर के जो चित्रकार थे वो भी कांगड़ा आ गए और गुलेर और कांगड़ा दोनों के चित्रकारों ने मिलके पहाड़ी शैली की जो शैली है कांगड़ा शैली को इसको विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब मैं ले चलती हूँ आपको पहाड़ी शैली की पहली शैली बसोहली शैली की तरफ। बसोहली चित्र शैली पहाड़ी शैली की प्राचीनतम चित्र शैली बसोहली शैली है। सबसे जो पुरानी चित्र शैली है वो बसोहली शैली है। यहाँ के संरक्षक राजा कि किन किन राजाओं ने बसोहली शैली का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें है कृष्णपाल, भूपतपाल, संग्रामपाल, मेदिनीपाल और अमृतपाल। बसोहली शैली के जो राजा हैं मेदिनीपाल, उन्होंने अपने रंग महल व शीश महल का निर्माण भी करवाया और जिनकी दीवारों पर नायक नायिका के चित्र भी बनवाए। इस तरीके से बसोहली के राजा मेदिनीपाल ने पहाड़ी शैली को विकसित करने में बसोहली शैली को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बसोहली शैली के विकास में कांगड़ा, चंबा, कश्मीरी शैलियों तथा अन्य स्थानीय शैलियों का योगदान रहा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि कांगड़ा शैली को विकसित करने में गुलेर शैली का महत्वपूर्ण योगदान है।
इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो पहाड़ी शैलियाँ हैं इनके विकास में आपस में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सभी शैलियाँ आपस में एक दूसरे को विकसित करने में योगदान देती रही थी। इसमें मुख्य रूप से नीले, पीले, लाल और सफ़ेद रंगों की अधिकता है। तो मुख्य रूप से बसोहली शैली में इन जो प्राथमिक जो रंग हैं लाल, पीला, नीला और सफ़ेद, इन चटक रंगों का प्रयोग सबसे अधिक हुआ। अब यहाँ की विषय वस्तु कि किन विषयों के ऊपर यहाँ पे चित्र बने हैं। तो बसोहली शैली में वैष्णव धर्म, कृष्ण राधा, उनके जीवन संबंधी चित्रों की बहुतायत है। यहाँ पे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, राधा, उनके जीवन के चित्रों की अधिकता से प्रयोग किया गया है। यहाँ साहित्य आधारित चित्रों को भी बहुत रुचि से चित्रित किया गया। कुछ जो कवि थे उन्होंने साहित्यिक कुछ ग्रंथों की रचना की, जैसे भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। इन सभी ग्रंथों, साहित्यिक ग्रंथों के ऊपर भी बसोहली शैली में चित्र बने हैं। यहाँ पर संगीत का भी बहुत ज़्यादा महत्व था, इसीलिए यहाँ पे रागमालाओं की रचना हुई, 12 मासा पर चित्र बने और नायक नायिका भेद, कृष्ण राधा को भी चित्रों में प्रमुखता से चित्रित किया गया। जैसा कि हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली में भी इन्हीं विषयों को यहाँ पे चित्रित किया गया था, उसी तरीके से बसोहली शैली जो पहाड़ी शैली की उपशैली है उसमें भी रागमाला, 12 मासा, नायक नायिका भेद, कृष्ण राधा को भी प्रमुखता से चित्रित किया गया है। स्टूडेंट्स, बहुत बार इस तरह के छोटे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं कि रसमंजरी किसकी रचना है। तो रसमंजरी की रचना भानुदत्त ने की है। इसी तरीके से गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। तो इस तरह के छोटे प्रश्नों को भी आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना है और समझना है, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं आए और बहुत ही सरलता से आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। अब मैं ले चलती हूँ आपको बसोहली शैली की विशेषताओं की तरफ। यहाँ के चित्रों में सरलता है, भावपूर्णता है, मीनाकारी ओजपूर्ण रंग योजना विशेष रूप से महत्व रखती है। यहाँ पर अमिश्रित रंगों को चटकता के साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ के चित्र बहुत ही सरल बने हैं। इस वीडियो के पूर्व में मैंने पहाड़ी चित्र शैली के प्रमुख चित्रों को आपके लिए एक वीडियो तैयार किया था, आप उसे भी देखेंगे तब देखेंगे कि यहाँ के जो बसोहली शैली के जो चित्र हैं उनकी जो बाह्य रूप से उनमें इतना अत्यधिक सुंदरता नहीं है, परंतु उनमें चित्रों में भावपूर्णता बहुत अच्छी है। चित्रों के जो आकृतियाँ हैं उनके चेहरे पर उनके मन के भावों को व्यक्त किया गया है। और यहाँ के जो रंग हैं उनमें अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। किसी भी रंग में उनको शुद्धतम रूप से प्रयोग किया गया है ताकि रंग में चटकपन दिखे। और मीनाकारी ओजपूर्ण रंग योजना, मीनाकारी का अर्थ होता है जिस तरीके से सोने के साथ मीने का प्रयोग करके सोने की चमक को बढ़ा दिया जाता है, उसी प्रकार से एक बिल्कुल आकर्षक रूप में रंगों को चटकपूर्ण रूप में प्रयोग करके यहाँ पे बसोहली शैली को बहुत ही सुंदरतम रंगों में प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं हम यहाँ के हाशिए। हाशिए जैसा हमने पूर्व में भी पढ़ा था, हाशिए का अर्थ होता है चित्र के बाहर की तरफ बॉर्डर बनाया गया है, उस बॉर्डर के द्वारा चित्र को बांधा जाता है ताकि वो पूर्ण रूप से चित्र एक हमें दिखाई दे। तो बसोहली चित्रों के चारों तरफ पतला और पट्टीनुमा हाशिया बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से लाल रंग और पीला रंग भरा जाता था, ऐसा बनाया गया है। विद्यार्थियों, जितने भी लघु चित्रण हुआ है, दक्षिणी चित्र शैली देख लें या फिर मुगल चित्र शैली, राजस्थानी या पहाड़ी, सभी चित्र शैलियों में हाशियों का प्रयोग किया गया है। और ये जो हाशिए हैं ये यहाँ पे बसोहली शैली की मुख्य रूप से बात करते हैं तो लाल और पीले रंग में बनाए गए हैं। और लाल रंग के हाशिए में सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख भी लिखे जाते थे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि साहित्यिक ग्रंथों के ऊपर भी यहाँ पे चित्र बने हैं, तो उनमें चित्रों में जो दर्शाया गया है उसको टाकरी लिपि, पहाड़ी क्षेत्रों की एक ये लोकल भाषा है, लोकल बोली है, उसे टाकरी लिपि कहा जाता है। तो टाकरी लिपि में भी
उसमें हाशियों के ऊपर सफ़ेद रंग से लेख लिखे गए हैं। अब अगला जो विषय वस्तु जो देखेंगे, विशेषता देखेंगे, वो है प्रकृति का चित्रण। पहाड़ी क्षेत्र वैसे भी हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पहाड़ हैं, वनस्पति है, तरह तरह के यहाँ वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं जंगल के साथ। उन सभी प्रकृति को यहाँ पे चित्रकारों ने अपने चित्रों में बहुत ही सुंदरतम रूप में प्रकट किया है। यहाँ प्रकृति को मनोहारी रूप में चित्रित किया गया है। वृक्षों को गहरी व हल्की रंगत से अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है। चित्रों में प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। अब हम देखेंगे प्रमुख चित्र, साधु व कृष्ण और नायक और नायिका। ये दो प्रमुख चित्र हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में मुद्रित हैं, और इन दोनों चित्रों को विशेष रूप से मैंने इनके ऊपर वीडियो बना के पूर्व में मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो डाल दिया था, तो आप इन चित्रों का वर्णन उस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। अब अगली जो चित्र शैली, जो महत्वपूर्ण चित्र शैली है पहाड़ी शैली की, उसका नाम है कांगड़ा शैली। कांगड़ा में कटोच राजवंश का शासन था। राजा संसार चंद ने कांगड़ा शैली को सर्वाधिक विकसित किया। स्टूडेंट्स, और भी अन्य राजा हैं जैसे घमंड चंद है, उन्होंने भी कांगड़ा शैली को विकास में योगदान दिया, परंतु सर्वाधिक जो योगदान दिया वो संसार चंद का है। और यह एक पहाड़ी क्षेत्र में राजपूत राजवंश है, कटोच वंश वहाँ के शासक थे। यहाँ के कांगड़ा शैली के जो संरक्षक शासक थे उनका नाम है राजा संसार चंद और घमंड चंद। डॉक्टर वाचस्पति गैरोला के अनुसार कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप हैं। जिस तरीके से भित्ति चित्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ पर चित्र बनाकर और चित्र के हर बारीक से बारीक बिंदु को भी विस्तार से अभिव्यक्ति दी जाती है, उसी तरीके से इन चित्रों में छोटे रूप में कागज पर बनाया गया है, परंतु बारीक से बारीक बिंदु को भी बहुत ही सूक्ष्मतम रूप में यहाँ पे विस्तार से दर्शाया गया है। तो इस तरीके से एक ये जो कलाविद हैं डॉक्टर वाचस्पति गैरोला, उन्होंने कांगड़ा शैली की ये विशेषता बताई है कि ऐसा लगता है कि ये चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप हैं और विस्तार से यहाँ पे इनका वर्णन किया गया है। कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र, तो किन किन स्थानों पर, जैसे गुलेर में, नूरपुर और तीरा सुजानपुर और नादौन, ऐसे 4 प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर कांगड़ा शैली के चित्र हमें पाए जाते हैं। चित्रकारों में फत्तू, परखू, खुशाला और नैनसुख, ये 4 यहाँ पे पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं जिन्होंने कांगड़ा शैली को विकसित करने में अपना योगदान दिया। तो इन चित्रकारों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। विषय किन विषयों के ऊपर कांगड़ा शैली में चित्र बने, तो जैसा कि हमने बसोली शैली में भी देखा, लगभग उन्हीं विषयों को यहाँ पे चित्रों के रूप में प्रकट किया गया है। कांगड़ा शैली में मुख्य रूप से धार्मिक चित्रों की बहुतायत है। यहाँ वैष्णव धर्म के प्रति आस्था होने के कारण यहाँ राधा कृष्ण, नायक नायिका के चित्र अधिक बने हैं। साहित्य आधारित चित्रों में मुख्य रूप से रामायण, हमीर महट, नल दमयंती, शिव पार्वती, भानुदत्त कृत रसिक प्रिया, बिहारी सतसई आदि ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं। इस तरीके से यहाँ पे धार्मिक चित्र और साहित्यिक ग्रंथों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। प्रकृति चित्रण को भी यहाँ पे मुख्य स्थान दिया है। चित्र जो बने हैं उसमें पृष्ठभूमि में प्रकृति को बहुत ही सुंदरता से अभिव्यक्त किया गया है। 12 मासा चित्रण में प्रकृति का सुरम्य वातावरण, सघन वन, पुष्प, पशु पक्षियों को मनोहारी रूप में चित्रित किया गया है। 12 मासा का अर्थ होता है कि साल में जो 12 महीने होते हैं और हर महीने का अपने अपने जो मौसम और या जो वातावरण का जो अंतर है वो चित्रों के माध्यम से प्रकट किया गया है। यह चित्र 12 मासा चित्रण कहलाता है। तो इसमें प्रकृति को बहुत ही सुंदरतम रूप में सघन वन, पुष्प, पक्षियों के साथ प्रकट किया गया है। राग रागिनियों के चित्रों में वाद्य यंत्रों का भी सुंदर चित्रण किया गया है। संगीत में प्रयोग होने वाली राग रागिनियों और उनमें चित्र बनाते टाइम पे उनमें जो वाद्य यंत्र नायक और नायिकाओं ने जो अपने साथ बजाते हुए या प्रयोग करते हुए यहाँ पे चित्रित किया गया है। पृष्ठभूमि में
चित्रण को भी विशेष रूप में अंकित किया गया है। जो चित्र के पीछे का जो हिस्सा है उसमें प्रकृति के साथ साथ भवनों को बहुत सुंदर चित्रित किया है और भवनों को मुख्य रूप से सफ़ेद रंग में बनाया गया है। सफ़ेद रंग की भवनों में अधिकता है। भवनों को बनाने के में आले झरोकों को अलंकरण के साथ प्रयोग किया गया है। बहुत सुंदर सुंदर झरोके बने हैं, आले बने हैं जिनमें नक्काशी की गई है, डिज़ाइन वाले झरोके हैं, जालियां बनी है, पर्दे लगाए गए हैं तथा परिप्रेक्ष्य की वैज्ञानिक विधि को भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य होता है कि चित्र को त्रिआयामी दर्शाने के लिए आगे के जो हिस्सा है उसे चौड़ा और पीछे जाते जाते उसको एक बिंदु पर मिलते हुए या दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर जुड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से भवन निर्माण में त्रिआयामी प्रभाव या वास्तविक या यथार्थवादी प्रभाव दर्शाया जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक विधि है उस विधि परिप्रेक्ष्य को भी यहाँ पे बहुत ही सुंदरतम रूप में रोचक ढंग से प्रयोग किया गया है। प्रमुख चित्र, यहाँ के प्रमुख चित्र है खंडिता नायिका और राधा कृष्ण। इन दोनों चित्रों को मैंने पूर्व के एक अलग से वीडियो में कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र नामक एक वीडियो में मैंने अच्छे से विस्तार से समझाया है, जिसमें चित्रों को भी दर्शाया है। तो आप उन दोनों ये जो वीडियो हैं उन्हें बसोली शैली के चित्र और कांगड़ा शैली के चित्र नामक दोनों वीडियोस को देखें, जिससे इस पूरे अध्याय को आप अच्छे से समझ सकें। पहाड़ी शैली के सामान्य विषय एवं विशेषताएं। अभी तक हमने बसोली शैली की विशेषताएं पढ़ी थी और कांगड़ा शैली की विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम एक सामान्य विशेषताएं पढ़ते हैं। यदि परीक्षा में आता है कि पहाड़ी शैली की सामान्य विषय एवं विशेषताएं बताएं, तो लगभग वो सभी विशेषताएं इसमें हैं, लेकिन इसमें एक कंक्लूजन रूप में, एक संयुक्त रूप में सारी की सारी बात को एक साथ रखा गया है। तो आप देखेंगे कि विषय यहाँ पर 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते वैष्णव धर्म का प्रभाव जनमानस पर होने लगा था। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे। तत्कालीन कवियों व चित्रकारों ने भी कृष्ण को नायक के रूप में तथा राधा को नायिका के रूप में अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे विषय के रूप में लिया गया है। जैसे नायक नायिका भेद, भानुदत्त कृत रस मंजरी ग्रंथ पर आधारित नायक नायिका भेद को पहाड़ी शैली में श्रृंगारिक रूप में आदर्श प्रेमी युगल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से नायक और नायिका जो हैं उनको श्रृंगारिक रूप में भी प्रयोग किया गया है तथा वो प्रेमी युगल के रूप में भी उनको प्रयोग किया गया है। राधा को नायिका के रूप में और कृष्ण को नायक के रूप में बनाकर भी उन्हें प्रेमी युगल तथा आध्यात्मिकता का भी उनमें समावेश, दोनों जो क्वालिटी है उनको इसमें दर्शाया गया है। आगे हम देखेंगे अन्य जो चित्र हैं उनके विषय हैं 12 मासा और रागमाला। विभिन्न ऋतुओं जैसे 12 महीनों का उनकी विशेषताओं के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ धार्मिक चित्र, कृष्ण भक्ति के साथ साथ भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती, रुक्मणी मंगल आदि विषयों को भी धार्मिक चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम देखेंगे दरबारी विषय कि यहाँ पर धार्मिक चित्र भी हुए हैं, नायक नायिका के 12 मासा प्रकृति चित्रण भी है, साथ में दरबारी चित्रण भी यहाँ पे किया गया है। तो इन चित्रों में शिकार के दृश्य, दरबार उत्सव, राजशाही व्यक्ति चित्रण, रानियों के अंतःपुर के चित्र विशेष रूप से स्थान रखते हैं। साथ में विषय वस्तु में यहाँ पे पशु पक्षियों को भी बहुत ही सुंदरतम रूप में प्रस्तुत किया गया है। नायक नायिका के साथ साथ सहचर के रूप में पशु पक्षियों को सूक्ष्मता व सजीवता के साथ अंकित किया गया है। सूक्ष्मता और सजीवता में है कि जैसे सिर्फ पक्षी का अंकन है तो किसी भी पक्षी को न बनाकर कबूतर को दर्शाना है तो कबूतर का चित्रण किया गया है, तोते, मोर, चकोर, इस तरीके से अलग अलग पशु पक्षियों को उनकी अपनी निजी विशेषताओं के साथ बहुत ही स्पष्टतम रूप में और सजीवता के साथ यहाँ पे अंकित किया गया है। अब देखेंगे यहाँ की विषय के साथ साथ अब हम आते हैं यहाँ की विशेषताओं के ऊपर कि किन किन विशेषताओं को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यहाँ की जो आकृतियाँ हैं वो कैसी बनी है, तो मानवाकृतियों के अंकन में चित्रों में कोमलता है,
सरलता है, भावात्मकता है। भावात्मकता का अर्थ होता है कि चित्रकार जो भाव अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाना चाहता है, कि राधा या कृष्ण के प्रेम भाव को दर्शाना चाहता है, तो राधा और कृष्ण के चेहरे के ऊपर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव या समर्पण का भाव इसमें दर्शाना ही भावात्मकता कहलाता है। तो भावात्मकता का अनुपम प्रभाव है। चित्रों में आकृतियों के चेहरे पर तेज व मंत्रमुग्ध कर देने का आकर्षक है। मानवाकृतियों के नेत्रों को कमलाकार बनाया गया है। कमल के आकार के नेत्र हैं, गोल चुबुक है, पतले गुलाबी होठ हैं, लंबी नासिका के साथ दर्शाया गया है। चेहरे पर गोलाई लाने के लिए गर्दन के पास व आँखों के पास कोमल छाया का प्रयोग किया गया है। अधिकांश चेहरे एक चश्म हैं, कहीं कहीं 1.5 चश्म चेहरों को भी बनाया गया है। एक चश्म चेहरे का तात्पर्य होता है कि एक तरफ का एक ही आँख का दिखना, अर्थात साइड फेस का इसमें अंकन किया गया है। और कहीं कहीं 1.5 चश्म भी दिखाया गया है कि जो चेहरा है उसकी एक आँख तो पूरी दिख रही है और दूसरी आँख आधी दिख रही है। इस तरीके से यहाँ पे अंकन किया गया है। बसोहली की मानवाकृतियों में ललाट ढालदार व नाक ऊंची बनाई गई है। जब आप यहाँ के जो पहाड़ी शैली के जो चित्रों के वीडियो हैं उनको देखेंगे, तब देखेंगे कि बसोहली शैली के जो मानवाकृतियाँ हैं उनकी ललाट पीछे की तरफ झुकती हुई और नाक बहुत ऊंची चित्रित की गई है। एक रेखा के समान बिल्कुल लंबी खिंची हुई नाक का अंकन किया गया है। यहाँ के जो हाशिए हैं वो लाल पीले रंग में हाशिए बनाकर कहीं कहीं सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख भी लिखे गए हैं। रस मंजरी व गीत गोविंद पर आधारित जो चित्र हैं उन पर संस्कृत में छंद भी लिखे गए हैं। इस तरीके से हाशियों को लाल व पीला बनाकर और उसमें टाकरी और संस्कृत लिपि में यहाँ पे कुछ छंद भी लिखे गए हैं। अब पहाड़ी शैली की रंग योजना। यहाँ पर अमिश्रित चटक रंगों का प्रयोग अधिक है। अमिश्रित होने से चित्र रंगों में चटकपन आता है। जैसे ही किसी दूसरे रंग को किसी अन्य रंग में मिश्रित कर देते हैं तो जो रंग है उसमें उसकी शुद्धता कम हो जाती है और उसमें धूमिलता आ जाती है। परंतु यहाँ पे धूमिल रंगों का प्रयोग नहीं होकर यहाँ पे अमिश्रित और चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों को प्रतीक के रूप में प्रयोग कर रहस्य में आध्यात्मिकता का संयुक्त प्रभाव दर्शाया गया है। रंगों को इतना चटक और उसमें प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया जिससे चित्रों में रहस्य में प्रभाव आता है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का दोनों का मिश्रण यहाँ दिखाई देता है। पीला रंग पवित्रता का है और लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। उसी प्रकार नीला रंग बादलों का तथा हरा रंग प्रकृति तथा खुशहाली का प्रतीक बताया गया है। यहाँ के रंगों की रोचकता देखते ही बनती है। यहाँ पर विशुद्ध रंग योजना के साथ साथ स्वर्ण रजत रंगों का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पे शुद्ध रंगों का प्रयोग करने के साथ साथ सोने व चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया गया है। आभूषणों के रंगों में गाढ़े रंग को उपहार के रूप में प्रयोग किया गया है। जिस तरीके से आभूषणों में मोती के जैसे आभूषण है या सोने के आभूषण है, उनको आकृति से ऊंचा दर्शाने के लिए, जैसे बिल्कुल वास्तविक आभूषण दर्शाने के लिए रंगों को गाढ़ा करके और मोटा मोटा लगाया गया है, जिससे चित्र में आभूषण है वो उभर के दिखाई दें। तो ये भी एक यहाँ की एक स्पेशल क्वालिटी है, मुख्य विशेषता है। अब मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ के भवन व प्रकृति की तरफ। चित्र में मुख्य आकृतियाँ तो आगे बनाई गई है, लेकिन पृष्ठभूमि में चित्र पीछे से बिल्कुल खाली और सपाट ना दिखे, उसके लिए यहाँ पे प्रकृति और भवनों का सुंदर अंकन किया गया है। तो यहाँ पर भवनों को सफ़ेद रंग से, स्तंभों को आकर्षक युक्त गुंबदों, झरोकों, छज्जों के साथ चित्रित किया गया है। वहीं भवनों में परिप्रेक्ष्य का नंदतिक प्रभाव भी प्रदर्शित किया गया है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है त्रिआयामी प्रभाव दर्शाना। प्रकृति में अलग अलग प्रजातियों के वृक्षों को अलंकारिक योजना के साथ प्रयुक्त किया गया है। वहीं बादलों को घनघोर दर्शाया गया है। प्रकृति में अलग अलग प्रजाति के अलग अलग तरह के वृक्षों को बहुत ही सुंदरतम अलंकारिक रूप में अलग अलग पत्तियों के साथ, खूबसूरत फूलों और टहनियों के साथ चित्रित किया गया है। वहीं बादलों को बहुत ही घनघोर दर्शाया गया है। क्षितिज रेखा को थोड़ा ऊपर बनाया गया है।
धरती और आकाश के जो मध्य की रेखा है, क्षितिज रेखा, उसको ऊपर बनाने का उनका एक उद्देश्य था कि प्रकृति और मैदान को बहुत ही सुंदरतम रूप में प्रस्तुत करना। परिधान, यहाँ के जो पुरुष हैं उनको वस्त्रों में वहाँ मुगलीय प्रभाव वाला घेरदार जामा, पीछे झुकी हुई पगड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है। वहीं स्त्रियों में लंबी सूथन, सूथन का अर्थ होता है लंबी जो फ्रॉक पैटर्न वाली जो कुर्तियाँ होती है वो, और चोली लहंगा पहने हुए दर्शाया गया है। कृष्ण को पीताम्बर पीली धोती पहने मोर पंख वाला मुकुट लगाए चित्रित किया गया है। जैसे कि कृष्ण को हम देखते हैं कि पीले रंग में, पीले वस्त्रों में मोर मुकुट वाला मुकुट पहने हुए यहाँ पे श्री कृष्ण को चित्रित किया गया है। कृष्ण के गले व बाहों पर मोतियों के आभूषण चित्रित हैं। कपड़ों को अत्यंत कोमलता, यथार्थ परक फहरान के साथ अंकित किया गया है। फहरान का अर्थ होता है कि फ्रिल दिखाना, उसमें जो झल्लर हैं उनको अच्छे से प्रदर्शित करना, बिल्कुल वास्तविक रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखेंगे वाद्य यंत्र, कि यहाँ पे चित्रों में राग रागिनियों के चित्रण की अधिकता से वाद्य यंत्रों का भी चित्रण खूब हुआ है। तंबूरा, ढोलक, मृदंग, मंजीरा, वीणा, सितार आदि वाद्य यंत्रों को बहुत ही बारीकी से चित्रित किया गया है। अलग अलग वाद्य यंत्र की अपनी स्वयं की निजी विशेषता के साथ यहाँ पे नायक नायिका को इन वाद्य यंत्रों को अपने हाथ में लिए बजाते हुए और संगीत के साथ यहाँ पे चित्रित किया गया है। इस तरह हम देखेंगे कि जो पहाड़ी शैली में जो कलाकारों ने सुकोमल रेखाओं, चमकदार रंगों के द्वारा प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के साथ साथ अलौकिक प्रेम की भावाभिव्यक्ति को श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शित किया गया है। ये जो 4 लाइनें हैं या 3 लाइनें हैं, उसमें हम देखेंगे कि बहुत ही तरीके से इस बात को समझाया गया है कि जो पहाड़ी शैली है उसमें सुकोमल रेखाएं बहुत सुकोमल है, चमकदार रंग हैं, प्राकृतिक सुरम्य वातावरण है और अलौकिक प्रेम की भावाभिव्यक्ति को श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शित किया गया है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये अध्याय जो है पहाड़ी शैली वो पूर्ण होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे जा सकते हैं। किसी तरह की आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे ईमेल करें studydrawingtheory@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।